हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मेथड्स। आज जो हमारे पास भाई हिस्ट्री का चैप्टर 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास चैप्टर भाई उसको बोलते हैं कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद। देखो भाई, अगर बात करें इस चैप्टर में हम ना जो वन के बारे में, जो जंगल वगैरह होते हैं, ठीक है, जंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उस जंगल से जुड़े हुए जो भी समाज है, जो लोग वगैरह, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो अगली चीज हमारे पास है भाई, जो उपनिवेशवाद होते हैं, मतलब कि तो इस मान लो जो किसी के गुलाम है या फिर जो किसी के, देखो, या तो उन्होंने किसी को गुलाम बनाया है या फिर वो किसी गुलाम रह चुके हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि वन होता क्या है। देखो, वन हमारे पास एक ऐसी, ये मान लो एक ऐसा ऐसी जगह होती है, फिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे लोगों का निवास काफी कम मात्रा में होता है, ठीक। वहां पे विभिन्न विभिन्न जाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं एक साथ, ठीक है, उसमें क्या बोल देंगे, वन बोल देंगे। अगली बात, भाई वन से लाभ क्या है, वन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो भाई पहला मेरे पास है डाई। जो भी कलर वगैरह होते हैं वो सारे सारे हमें वन से प्राप्त होते हैं। पहले के जमाने में देखो, अगर वन नहीं होता, ठीक है, अगर जंगल वगैरह नहीं होते, तो हम सिर्फ व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनते। लेकिन जब से वन वगैरह आया भाई, हमें क्या कि कलर मिले हैं, और उसी कलर से हमने क्या किया भाई, जो भी चीजें हैं दुनिया में वो सारी सारी कलरफुल करिए, वरना पहले बहुत सारी चीज व्हाइट ही हुआ करती थी। उसके बाद अगली बात है भाई, इमारत, मतलब कि इमारती लकड़ियां, मतलब कि जो बड़ी बड़ी इमारत बनानी होती है, उस इमारत को बनाने के लिए जो भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है वो सारे सारे यहीं से लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और ये उस पे दवाई, देखो बहुत सारी जो दवाई होती है वो सारे सारे जंगल के लकड़ी से, फूल से, पत्तों से, जड़ से, इनसे लिए आते हैं। इसीलिए जंगल भी भाई जो वन है काफी जरूरी है। चौथी बात जो मेरे पास है भाई वो है मसाले। देखो भाई, दुनिया भर में जितने भी मसाले हैं वो सारे सारे हमें वन से ही प्राप्त हुए हैं, जंगलों से ही प्राप्त हुए हैं। बिना मसालों के कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई। मसालों के अंदर हमारे पास है कि काजू बादाम और बालू, जो भी किसमिस या फिर किसी भी गर्म मसाले, कोई किसी भी प्रकार के मसाले हैं, वो सारे के सारे हमें वन से ही प्राप्त हुए हैं। अगली बात हमारे से भाई शहद, जिसको चाय और शहद, चाय कॉफी, ये सारे भी वन से प्राप्त हुए हैं। शहद हो जाए, ठीक है, शहद सबसे पहले जंगल में ही पाया गया था। मधुमक्खी वगैरह वहां पे देखी गई थी। फिर देखा था जो मधुमक्खी है वो अपना जो गुजारा किस तरह से चला रही है, वो चीज देखी गई। उसके बाद जो भाई चाय या फिर कॉफी। अगली बात है भाई गोंद। देखो, जो जिससे हम आज किसी भी चीज को चिपका देते हैं वो सारे सारे चीज हमें क्या है, वन से मिले। अगर रबड़, फिर रबड़ का पेड़ होता है, तुम्हें यकीन नहीं है, गूगल पे कर लेना, फिर यूट्यूब पे कर लेना भाई। मतलब कि रबड़ का पेड़ कैसा होता है। तो जो भी हमारे पास आज हम जितनी भी लास्टिक चीजें पहनते हैं वो सारी की सारी हमें क्या है, वनों से ही प्राप्त हुई है। और अगली बात करें भाई धर्म शोधक। देखो, किसी प्रकार का धर्म शोधक हो, ठीक है, धर्म शोधक अगर सिंपली बोला जाए तो मतलब किसी भी चीज से संबंधित जो भी पूजा की सामग्री वगैरह, वो सारा सारा हमें यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई वनोन्मूलन क्या होता है। देखो भाई, जंगलों का जो काटना होता है, अगर बात, वनोन्मूलन क्या होता है, जंगलों को काटना फिर उनको नष्ट करना, उसे हम क्या है, वनोन्मूलन बोलते हैं। तो वृक्षों का वृहत पैमाने पर कटाई, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर, इसका क्या है, बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। अब देखो, औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब ऐसा समय जब हम गुलाम थे, ठीक है, जब हम किसी के गुलाम थे, ठीक है। तो औपनिवेश काल में वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक तथा और भी व्यवस्थित हो गई थी। देखो भाई, जब औपनिवेशिक काल था, जब हम किसी के गुलाम बन गए थे, तो यहाँ पे पेड़ काटने की जो व्यवस्था बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित कर दी ताकि पेड़ काट के वो अपने देश ले गए, उन्होंने लकड़ी से काफी ज्यादा काम किया है। अगली बात भाई, 1700 ईस्वी से 1955 के बीच के, हाँ भाई, क्या के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, ठीक है भाई, 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल विभिन्न उपयोग की वजह से साफ कर दिया। देखो भाई, इतना बड़ा जंगल काटना, सोच लो कितने, सोचो कितने कितने सारे पेड़ काटे होंगे, ठीक है। इतना बड़ा एरिया भाई, 139 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अब सुनो, हाँ भाई, अगली बात हमारे पास है वनोन्मूलन के कारण ऐसा क्यों किया गया था भाई। जो वन का मूलन है क्यों किया, जो जो जंगल है उनको क्यों काटे गए। पहला, ईंधन प्राप्त करने। देखो, जो भी हमारे पास हमें किसी प्रकार की ऊर्जा चाहिए, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ भी काम करना, ठीक है, सपोज कर लो मैं पहले बोल दूं कि मुझे प्रेस करने के लिए कोयला चाहिए, तो चाहिए, खाना बनाने की लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी, खाना बनाने की लकड़ी जंगल से आएगा। इसीलिए भाई जंगलों को काटा गया था। दूसरी बात भाई, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। देखो भाई, जो, देखो, अगर कोई इंसान है वो सिर्फ अगर खुद के लिए खेती कर रहा है, मतलब निर्वाह खेती कर रहा है, तो उसके पास छोटा सा खेत है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो खेती करता है और बड़े पैमाने पे करना चाहता है, ठीक है, जब वो खेती कर रहा है वो क्या भाई काफी बड़े पैमाने पे करना चाहता है,
उस टाइम क्या होता है, ये वाली बात सुनो, उसको बड़ी जमीन चाहिए, बड़ी जमीन चाहिए उसको जंगल काटना पड़ेगा। इसीलिए देखो भाई, व्यापारिक कृषि मतलब कि ना, जो कृषि है, जो खेती है, उसको बेचने के लिए बड़ी बड़ी जमीन चाहिए, इसलिए जंगलों को काटा गया था। उसके बाद अगली बात है भाई, खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता। खेती करने के लिए ना भाई जो जमीन चाहिए वो जंगलों में पाई जाती थी, ठीक है, इसीलिए जंगलों को काटा गया। अगला मेरे पास है भाई वैज्ञानिक वानिकी, ठीक है, मतलब कि भाई जो वैज्ञानिक जो मतलब वन की मतलब जो वन है उन सब का संशोधन करने के लिए, उसके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी चीज ढूंढी गई, इसलिए भी जंगल काटे गए। अगला है रोपण कृषि, जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़, इन सब की खेती करने के लिए जंगल काटे गए। अगला भाई रेलवे लाइन के, जो रेलवे लाइन है उसके निर्माण में स्लीपरों का प्रयोग हेतु, देखो अब ये जो रेल बनाते हैं ना, ऐसा मान लो पटरी है रही, ठीक है, ये पटरी है। अब क्या होता है भाई, इसके जो बीच में लकड़ी लगी होती है, ठीक है, ये लकड़ी कहाँ से आई है, सबसे जंगल से तो आई है। सोचो कितने दूर दूर तक है भाई, ये लकड़ी सब जगह लगी है, ठीक है। उसके बाद ना अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें भाई, जो मेरा अगला है खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता। भाई देखो खेती करने के लिए ना, वैसे ना ये पॉइंट पीछे कवर हो चुका है, ठीक है। अगला हाँ भाई कह रहा है कि शहद, चाय और कॉफी, इन सब चीज के लिए जंगलों को काटा गया ताकि इसका उत्पादन किया जा सके। अगला है व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के भाई, ये वैसे वाले पॉइंट बता दिया। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम जो खेती कर रहे हैं, खेती बिजनेस के पर्पज से करने के लिए भी हमें क्या है, मतलब बड़े बड़े जगह की जरूरत पड़ती है, तो जंगल को काटा गया इसी वजह से। देखो ध्यान रख चलना, अगर मुझे सिर्फ अपने परिवार के लिए खेत करना है, तो अनाज उत्पादन करना है, ठीक है, तो इतनी सी जगह बहुत है, जितने मैं मान लो ऐसी जगह बहुत है। लेकिन अगर मुझे भाई बेचना है, तो बेचने के लिए तो भाई बहुत बड़ा खेत चाहिए होगा ना, जितना मेरे पास खेत है उससे कम 100-200 गुना बड़ा खेत चाहिए होगा। इन सब पे खेती करूँ तभी तो बाजार में जाके बेचूंगा इसको, ठीक। इसलिए जंगलों को काटा गया था फिर जाके। भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास है भारत में वन विनाश के कारण। भाई, भारत में ऐसे क्या क्या कारण थे जिस वजह से जंगल को काटा गया, ठीक है। अब सुनो, पहले मतलब भाई बढ़ती आबादी, ठीक है, जो बढ़ती हुई आबादी है और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण पेड़ कटौती का मतलब कि विस्तार हुआ है, ठीक है। ऐसा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी, उनके लिए अनाज भी चाहिए होगा। अगर हमें अनाज चाहिए तो भाई क्या करना पड़ेगा, अनाज लाने के लिए मतलब कि जमीन तो चाहिए, तो इसलिए जंगल काटा। दूसरा, रेलवे लाइन का विस्तार और रेलवे में लकड़ी का प्रयोग, भाई रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए, ताकि एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाया जा सके। और ये सारा सारा जो हमारे पास हुआ है ना भाई, ये किस वजह से हुआ है, ये जब हम किसी गुलाम थे उसी टाइम हुआ है ये। जो रेलवे लाइन आई कब आई है भाई, अंग्रेज लेके आए, जो ब्रिटेन के लोग थे वही तो लेके आए इसको, ठीक है। फिर सुनो, फिर ये यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया, ताकि इसका बगान बनाया जा सके। अच्छा भाई देखो, तुम ना एक छोटी चीज सोचो, कोई चीज ये है, मान लो कि भाई पहले ना ऐसा हुआ कि जो पहले का टाइम था, ठीक है, पहले के टाइम में तुमने ये देखा कि भाई जो भी चीज हमारे पास है, जैसे मान लो कि जो चीज हमें सिर्फ हमारे हमारे परिवार के लिए चाहिए, ठीक है, अब वो सारा सारा हमारे पास क्या था, कि अगर सिंपली बोल जाए, देखो अगर वो सारी चीज सिर्फ हमें हमारे परिवार के लिए चाहिए, तो परिवार की मांग आसानी से पूरी हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर भाई हम उसके आगे बोले कि हमें बाजार में बेचने के लिए चाहिए, अगर बाजार में परिवार क्या खाएगा, तो बाजार में बेचने के लिए भाई हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा खेती करनी पड़ेगी। और यही चीज हमारे पास क्या है कि जो सारा सारा यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमने जंगल काटना शुरू किया है, ठीक। और जिससे हम देखो वही कह रहे कि यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया है, ठीक है। फिर तो जो मेरे पास अगला है, तो कह रहे भारत का पहला वन, तो भैया भारत का पहला वन इसको बोलते हैं महानिदेशक, ठीक। ये वाली बात चल रही है, अब सुनो, जिससे बोला है कि हाँ भाई डायट्रिच ब्रांडिस को भारत का पहला महानिदेशक बनाया गया। भाई ये बंदा है, ठीक है, इसका नाम है डायट्रिक्स निदेशक, ठीक है। इसको क्या, भारत का जो पहला होता है ना मतलब कि वन महानिदेशक, मतलब कि वन के बारे में ज्ञान रखने वाला, ठीक है, वो साथ साथ इसको इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं, मेरे पास क्या पड़ जाता है कि भारतीय वन सेवा। देखो भाई, जो भारत में जो वन की सेवा करने के लिए ना जो भी हमारे पास चीजें होती है, वो सारी सारी क्या चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 की, भाई एक संगठन है, एक हमारे पास है, ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसका काम हमारे पास ये है कि जो पूरा पूरा भारत है उसमें जितने जंगल है उन सबकी सुरक्षा की जाए। उसके बाद अगली बात करते हैं बस भाई वन अधिनियम है, ठीक है। तो 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया, ठीक।
फिर 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा। भाई जंगल को 3 तरीके से बांटा। एक बोलते हैं आरक्षित, जहां पे किसी का रिजर्वेशन था, ठीक है, बोला भाई ये हमारे कंट्रोल में। दूसरा है सुरक्षित, जो किसी कंट्रोल में था। अगला है ग्रामीण, जो गांव के लोगों के लिए था। देखो भाई, सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया, जहां से ग्रामीण अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। दूसरा, मकान बनाने के लिए या ईंधन के लिए सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले जा सकते थे, ठीक है, वो भी अनुमति लेकर, ठीक। ये सारी सारी बातें थी, तो इसके बारे में बता दी मैंने, ठीक है, कि आरक्षित क्या होते हैं, सुरक्षित और ग्रामीण क्या होता है। सुरक्षित और ग्रामीण में ना, ये मतलब कि जो लोग वगैरह है उनके लिए छोड़ रखी थी कि तुम्हें जो भी काम करना है कर सकते हो उसमें आसानी से। फिर सुनो भाई, अगला मेरे पास है कि वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है। तो 1906 ईस्वी में देहरादून, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती है। देखो मतलब कि वन के बारे में तुम सबको क्या है कि एक तरह से शिक्षा दी जाती थी, और इसमें ये बताते थे कि भाई अगर तुम्हें कोई सा भी काम करना है वन से संबंधित तो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है कि वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसी पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई कर उसके स्थान पर खतराबुद्ध तरीके से एक प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। लेकिन आज यह पद्धति पूर्णतः अवैज्ञानिक सिद्ध हो गई। देखो भाई, ये जो मेरे पास वैज्ञानिक वानिकी, ठीक है, ये एक ऐसी पद्धति थी, मान लो कोई सा पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में छोटी सी छाल काट दी यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर कोई सा पेड़ लगा दिया, अब एक नया पेड़ बन जाता, ठीक है। इस तरीके से सारा। फिर अगला हमारे पास क्या है कि भाई वन कानून का प्रभाव, ठीक है। अब सुनो, तो वन जो कानून बने उसका प्रभाव क्या पड़ा, यही बात करते हैं। तो भाई पहला की लकड़ी काटना, पशुचारण, ठीक है, कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित कर देगा, ठीक है। ये सारी चीजें ना, मतलब पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, अपनी भेड़ बकरी ली और जंगल में पहुंच गए, लकड़ी वकड़ी जो भी है लेवे के आ गए, ठीक है। लेकिन बाद में इसको क्या है, गैर कानूनी बोला। भाई अगर तुम पेड़ वगैरह काटोगे तो तुम जेल भी जा सकते हो। तुम अभी भी ना देखो, अगर मान लो किसी जंगल में पेड़ लगे हुए हैं, तुम उसमें देखोगे वहां पर नंबर लिखे होते हैं ऐसे ना, बॉक्स में करके बहुत सारे नंबर, मान लो 1 2 3, ठीक है। फिर मान लो कि कुछ भी, मतलब कि 780, ठीक है, फिर 781, तब लाइन से पेड़ पर नंबर लिखे होते हैं। फिर क्या होता है भाई, अगर तुम इन पेड़ को काट देते हो, ठीक, और तुम पे अगर कोई केस करता है तो तुम्हें जेल तक हो सकती है, ठीक। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई घुमंतु खेती पर रोक। घुमंतु खेती का मतलब भाई कुछ लोग होते थे, ठीक है, वो लोग करते क्या थे कि अपने भेड़ भेड़ बकरी वगैरह को लेके एक जंगल से दूसरे जंगल के आते जाते रहते थे, ठीक। और उस मतलब कि अपने भेड़ बकरी को चराते थे। लेकिन वो करते क्या थे, जो भी छोटे छोटे जो पेड़ थे, जो छोटे छोटे पेड़ थे, उन छोटे पेड़ों को उनकी भेड़ बकरी खाती थी। खाने के चक्कर में वो जो छोटे पेड़ बड़े हो नहीं पाते थे, जिस वजह से जंगल का धीरे धीरे सफाया होता था, ठीक। सफाया तो भाई अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन इस चीज को ज्यादा माने भाई कि नहीं तुम नष्ट कर रहे हो, इसलिए तुम इस जंगल में नहीं जाओगे। अगला घुमंतु चरवाहे की आवाजाही पर रोक। जो घुमंतु चरवाहे थे, ठीक है, जो अपने भेड़ बकरी को लेकर घूमते रहते हैं, उनको इधर उधर जाने से मना करते हैं। बोला भाई तुम एक जगह रहो, अपने भेड़ बकरी को चारा खरीद के खिलाओ, खिला सकते हो खिलाओ, वरना कोई बात नहीं, बेच दो उन्हें। दूसरा भाई जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाओं का मतलब कि आलोचना के दौरान वो महिला जो मतलब कि लकड़ी जलाने, मतलब कि जलाने के लिए लकड़ी जंगल में लेने के लिए जाती थी, वो बहुत असुरक्षित थी। भाई इनको कभी भी कोई भी बंदी बना दिया था, ठीक है, उसको गुलाम बना दिया या फिर उसको मानो भाई जेल में डाल दिया। उनके साथ ना दुष्कर्म होते रहते थे। उसके बाद अगला, रोजमर्रा की चीजों के लिए वन रक्षकों की दया पर निर्भर रहना। भाई रोज मतलब कि रोज की चीजों के लिए ना, वो जो सब्जी फल वगैरह इन सब चीजों के लिए जो वन रक्षक थे, ठीक है, उनकी दया पर भाई उनकी दया तो चलो ठीक है, तुम जाओ काट के ले जाओ, वरना अगर वो बोले भाई नहीं नहीं लेके जाओगे तो नहीं लेके जा सकते तुम। अगला हमारे पास है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय को जंगल से बेदखल होना पड़ा, जिससे उनके सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। देखो भाई वो लोग जो जंगल में रहते थे, ठीक, अब उनको तो और कोई सा तरीका आता ही नहीं जीवित रहने का। वो जंगल में रहकर जो भी काम है वो सारा सारा करते थे, और वहीं से जो भी मतलब कि खाना वाना खाने का हुआ हुआ, वरना कोई बात होती नहीं थी। अगली बात, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। औद्योगिक के दौर से, हाँ भाई देखो हम बात करते हैं कि वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के बारे में। तो कह रहे हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण का मतलब बिजनेस को लेकर जो चला था ना, वो चीज मतलब कि व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी काम किए गए थे उसी को बताओ। औद्योगिकीकरण के दौरान सन 1700 में, हमें सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल
क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया। देखो इतनी सारी जो जगह थी, इसको सिर्फ रोजमर्रा के काम के लिए इसको साफ कर दिया। भाई अगली बात करते हैं जमीन की बेहतरी। ठीक है, अब सुनो। तो भाई कह रहे कि अगर हम बात करें सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। भाई वो हिंदुस्तान है, ठीक। मान लो कि हिंदुस्तान के अगर हम 10 हिस्से करते हैं, 10 में से 6 हिस्से पर 6 पे सिर्फ खेती होती थी, बाकी पे चलो कुछ और काम करते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं, अगर हम बात करें अभी की, तो यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया। पहले 6 हिस्से पे होती थी, अब भाई 3 हिस्से पे होती है, ठीक है। और सब पे बिल्डिंग बनी हुई है, नए नए पुल वुल बने हुए हैं, ये सारा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे खाद्य पदार्थ की मांग भी बढ़ती गई, ठीक। देखो होता ऐसा ना कि जंगल वगैरह उस चीज को काट काट के कम किया गया। देखो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो पहले ये था, ठीक है। पहले मान लो ये पूरी 100% जमीन है, 100% में से मान लो भाई 6% हो रही है, ठीक। तो बाद में जंगल है, इन सब में क्या है, सब जंगल है। लेकिन बाद में क्या हो भाई, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक। अब इस अब पूरे इस इलाके पे खेती होती है, इस पूरे पे, ठीक है। मतलब आधे से ज्यादा पे खेती होती है। फिर बाकी सब में छोटी मोटी चीजें, मतलब जंगल वगैरह काट के हटा दिए। फिर सुनो भाई अगली चीज, किसानों को जंगल साफ करके खेती की सीमाओं का विस्तार करना पड़ा। भाई जो किसान वगैरह, ठीक है, जंगल को साफ करते रहे, काटते रहे। देखो आबादी बढ़ती गई, तो उसकी जो अनाज की मांग बढ़ती रही। जब अनाज की मांग बढ़ती रही, तो इन सब चीज से भाई बचने के लिए उन्होंने क्या, जंगलों को काटा और खेती और बढ़ाई। फिर औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी बहुत सारी वजह थी, जैसे अंग्रेज ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। जो अंग्रेज थे भाई, उन्होंने बोला कि तुम ना गेहूं वगैरह हटाओ, ठीक है, पटसन, ठीक है, एक तरीके मानो फसल होती है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, इन सब की खेती करो, ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। फिर भाई अगली चीज बात करते हैं कि पटरी पर स्लीपर, सबसे ज्यादा भाई लकड़ी जगह कटी है, ठीक है। पटरी जो होती है, जो रेल की पटरी है, उस पर स्लीपर लगाने के लिए भाई सबसे ज्यादा लकड़ी काट काट के लगाई है। अब सुनो भाई 1850 के दशक में रेल लाइन के प्रसार के लिए लकड़ी के लिए, हाँ भाई, प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। भाई देखो रेल का ट्रैक बना रहे हैं, अगर रेल का जो ट्रैक बना रहे हैं, तो भाई ट्रैक के हर थोड़ी दूर पर लकड़ी लगानी पड़ रही है। अब भाई इससे लकड़ी कहाँ से आएगी, इतनी सारी लकड़ी लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने जंगल काटा। फिर शाही सेना के आने जाने के लिए, औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइन बहुत जरूरी थी। भाई ये सेना थी, जो राजा महाराजा की सेना थी, ठीक है, और जो अंग्रेजों की जो सेना थी, भाई उन सब के लिए क्या था, अगर आसान सी भाषा में बोले ना, तो ये खेती मतलब कि ना, ये लकड़ी वगैरह काटना काफी जरूरी हो गया, क्योंकि रेल का ट्रैक बनाना है। भाई रेल का ट्रैक बनाने के लिए उन्हें अब क्या, पेड़ तो काटने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद हाँ भाई, और अगर इंजनों को चलाने के लिए ईंधनों के तौर पर भी, हाँ, के तौर पर और रेल की पटरी को जोड़े रखने के लिए स्लीपर के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। देखो भाई इंजन को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर, और देखो जो लकड़ी वगैरह थी, लकड़ी का कोयला बना, कोयले को उसमें डाल के जलाते थे, ये तो था पहले। तुमने जैसे मतलब कोई सी मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि रेल को चलाने के लिए ना, अगर आसान सी भाषा बोले, वो कोयला डालते थे। और कोयला कहाँ से, लकड़ी से आता था। कुछ कुछ कोयला धरती के अंदर से निकाला जाता था, वो कोयला था। लेकिन भाई बहुत सारे जो कोयला थे, अब वो सारे सारे क्या थे, अगर आसान सी भाषा बोले, लकड़ी को काट काट के जलाते थे। पहले के टाइम पे सीधा साबुत लकड़ी चलती थी, और फिर जाके ट्रेन चलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब लकड़ी की कमी पड़ने लगी, फिर वो सब कोयले से चलाने लगे, अब चलती है बिजली से। सुनो भाई अगला, 1 मील लंबी पटरी के लिए 1760 से लेके 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती। देखो भाई अगर 1 मील की बात करें, तुम देख लेना, एक 1 मील में, ठीक है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है, ये तुम चेक कर लेना, ठीक। तुम्हें खुद ब खुद पता चल कितनी सारी लकड़ी लगती थी, सोचो। 1760 स्लीपर से लेके 200 स्लीपर तक। फिर तो भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। फिर 1890 तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा चुकी थी। यहाँ पे क्या हो भाई, 1890 से लेके यहाँ पे क्या है कि 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइन बिछ गई थी ट्रेन की। अब सोचो कितने सारे पेड़ कट चुके होंगे उस टाइम। हाँ भाई 1946 में नई लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। भाई देखो 1946 तक इतनी लंबी हो चुकी थी।
रेल लाइन के प्रसार के साथ साथ पेड़ों को भी बड़ी मात्रा में काटा जा रहा। देखो भाई, लाइन जैसे बढ़ रही, पेड़ बहुत धड़ल्ले से कटते जाते कटते जाते कटते जाते। उसके बाद अगर हम बात करें अकेले मद्रास की, तो जो बोलते हैं कि भाई प्रिंसन डेसी में 18 मतलब एक जगह है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसन डेसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मांग की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। भाई यहाँ पर क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा मांग बढ़ने लगी लकड़ी की, तो सरकार ने क्या किया भाई, सरकार ने जो होता है प्राइवेट ठेकेदार, उन्हें बोला भाई पेड़ काटे जल्दी दिलाओ। और जो प्राइवेट ठेकेदार वो तो उन्हें तो पैसा कमाना है, बोला भाई एक पेड़ काटने के तो हम इतने रुपए देंगे। ठीक है, तो अब इस चीज से क्या, उन्होंने बहुत जल्दी से पेड़ काटा। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइन के आसपास जंगल तेजी से गायब होने लगे। ठीक है, फिर भाई अगली बात करते हैं बागान के बारे में। सो तो बागान के बारे में, यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तु के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया। देखो भाई, अब क्या है कि चाय के लिए, कॉफी के लिए बागान बनाएगा, मतलब कि बागान बोलो या फिर बाग बोलो, ये बनाएगा चाय के बागान फिर कॉफी के बागान, ये बनाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े जंगल काट दिए। अब इस जंगल से भाई हो गया और ज्यादा हमारे पास वन का नाश हो गया। फिर ओपनिंग बेसिक सरकार, मतलब कि वो सरकार जिसने हमें गुलाम बना रखा था, जिसने भारत को गुलाम बना रखा था, ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार। ओपनिंग बेसिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनको उनको विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपियन बागान मालिकों को सौंप दिया। भाई जो यूरोप के लोग थे उनको बहुत सस्ते में बेच दिया भाई, कि ये लो तुम खेती करो, यहाँ पे हमें इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत सस्ती कीमत पे, उन्हें तो बस पैसा चाहिए था। अगली चीज मेरे पास भाई कि व्यवसाय की वानिकी की शुरुआत। भाई अब क्या हुआ, वन को लेकर जंगल, मतलब कि जंगलों को लेकर बिजनेस चलने लगे। तो पहले बात है भाई, जो पहली बात है कि ब्रांडिस नाम के एक जर्मन विशेषज्ञ, एक स्पेशलिस्ट था, उसने ये महसूस कराया कि लोगों की वन का संरक्षण जरूरी है। उसने बोला कि जंगल को बचाना बहुत जरूरी है और जंगल के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। भाई मतलब कि जंगल को बचाने के लिए हमें बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी और भाई इस चीज के लिए हमें सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। फिर वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, भाई कि जंगल से तुम क्या काट सकते हो, क्या नहीं काट सकते। इस चीज के लिए तुम्हें भाई क्या है, ये मतलब कि जो कानून और नियम है वो बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात भाई कि पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादित करने के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। अगला बोला भाई कि पेड़ों की कटाई, ठीक है, और वसु को चराने जैसी, इन्हीं के जैसे और भी जितने काम है, इन सब पर पाबंदी लगाकर ही जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। देखो अब भाई ये बोला कि अगर तुम चाहते हो कि भाई जंगल ज्यादा उड़े, ज्यादा बने, ठीक है, जंगल और जल्दी बन जाए, तो तुम्हें क्या है कि भेड़ बकरियों को यहाँ पर चराना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो भेड़ बकरियां होती है वो छोटे छोटे पेड़ को खा जाती है, छोटे पेड़ को, छोटी कलियों को वो क्या खा जाती है, और इस चक्कर में क्या जंगल बन नहीं पाता। फिर अगला भाई, इस तंत्र में पेड़ काटने वाले को सजा का भागी बनना होगा। कह रहे कि अगर लोगों ने फिर भी पेड़ काटा तो सजा मिलेगी। फिर अलग अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला, ठीक, अभी काट डाला डाला गया, और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ के इसे बगान कर। देखो भाई अब क्या हुआ कि अलग अलग जाति के पेड़ लगाए, इससे बड़ा उन्होंने क्या किया, एक से पेड़ लगा दिए ताकि, और तो जब किसी एक जगह पर एक ही जैसे पेड़ लगाते हैं उसमें बागान बोलते हैं। अगली बात है भाई कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो। भाई जंगल के कटने से लोगों का जीवन प्रभावित कैसे हो। पहला, जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, ठीक है, चार एवं पत्ते के लिए जंगल में अलग अलग प्रजातियों का पेड़ चाहते थे, ठीक, भाई देखो अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेड़ चाहिए, उनको मिलते नहीं थे। कह रही वहीं इनसे अलग वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। अब ये तो क्या हुआ, कह रहे कि वहीं इनसे अलग अलग व विभिन्न को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज और रेलवे के लिए लकड़ी बना सके। देखो भाई, तो ये बोला कि जो जंगल थे, ठीक है, जंगल में सिर्फ एक ही प्रकार का पेड़ था। अब सिर्फ जब एक ही प्रकार का पेड़ था तो इस समस्या से भाई बहुत दिक्कत आने लगी। अब लोगों को क्या चाहिए, देखो जो सिर्फ लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, इस लंबे पेड़ से ना मतलब कि जो भी मान लो कि जमीन ना हो, जो भी मतलब जो भी काम है वो सारे सारे आराम से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जंगल में भाई जो और दूसरे काम थे वो काम तो ही नहीं पाते थे, जो भी दूसरे
काम थे, मान लो कि कुछ कली प्राप्त करना, कुछ जड़ प्राप्त करना, पत्ते प्राप्त करना, ये सब हो ही नहीं पाता था। फिर अगली बात करते भाई कि ऐसी लकड़ियां जो सख्त लंबी सीधी हो, ठीक, वहां पे सिर्फ भाई ऐसा ही था, जो अंग्रेज लोग थे उन्हें क्या सिर्फ जो सीधी लकड़ी है बस वही चाहिए होती थी, मतलब लंबा सा पेड़ कुछ ना हो उसमें, सिर्फ ऐसी लकड़ी चाहिए। फिर इसलिए सागौनों और साल जैसे, देखो भाई पेड़ का नाम ठीक है, सागौन और साल जैसी प्रजाति को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई, जो दूसरे पेड़ थे उनको काट काट के हटा दी गए। फिर अगला भाई कि जंगल वाले इलाके में लोग कंदमूल, फल और पत्ते आदि वन उत्पादों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। देखो भाई, जो जंगल वाला इलाका था, ठीक है, वहां पे लोग ना उसको बोलते हैं कंदमूल, कंदमूल फल और पत्ते, ठीक, इन सब का काफी ज्यादा अलग तरीके से उत्पाद करते थे। और इसका भाई इन सब का जो यूज है वो जड़ी बूटियों में, दवाई बनाने में, इन सब में होता। कह रही दवा के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता। तो ये वाली बातें बता रखी है कि भाई जो भी चीजें हैं वो इधर जितनी बातें बताई ना मैंने, ये सारी सारी चीजें हमारे पास क्या भाई, देखो जितने मैंने पॉइंट बताए ये सारा सारा ना वही वही कि जंगल जंगल ने लोगों को प्रभावित कैसे किया। ठीक है, तो अब सिर्फ अगर एक ही प्रकार के पेड़ मिलेंगे तो जड़ी बूटी कहाँ से बनने वाली है? तो बनेगी नहीं। फिर अगला, हल के रूप में खेती औजार बनाने के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। ठीक, वही हल वगैरह बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, तो वो भी वहीं से मिल गई। अगला, बांस की टोकरी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है भाई, बांस की टोकरी बनाने के लिए इन सब पेड़ों का प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता। फिर अगला, तो इस वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किल बढ़ती गई। इस कानून के बाद घर की लकड़ियां काटना, पशुओं का चारा, यह सब रोजमर्रा की गतिविधियां अब गैर कानूनी बन गई। ठीक है, अब उनके पास जंगल से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ठीक है, अब जो लोग थे वो जंगल से लकड़ी चुरा के लाते थे और पकड़े जाने की स्थिति में उन्हें वन रक्षक को दिया जाता। हाँ भाई, रक्षक को रक्षक को की दया पर होते जो उन्हें घूस ऐंठते थे। देखो भाई, अपना जगह पकड़ लेते थे तो उनसे क्या है, जो वन रक्षक है वो उनसे बोलते भाई चल पैसे निकाल, मैं तो छोड़ दूंगा वरना तो जाएगा जेल में। अगली बात भाई, शिकारी की आजादी। अब देखो भाई अगली बात, जो शिकार के बारे में बात करते हैं, जंगल संबंधी नए कानून ने जंगल वासियों के जीवन को एक तरह से प्रभावित किया। जंगल कानून के पहले जंगल में उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन कह रहे कि यह एक पारंपरिक तथा प्रथा अब गैर कानूनी। ये जो पारंपरिक प्रथा थी अब क्या भाई ये गैर कानूनी होगी। ठीक, शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। देखो भाई, जो लोग पहले के टाइम पे क्या करते थे, वो सारा सारा काम सिर्फ मतलब कि जंगल में गए, ठीक है, शिकार किया, मार के खा रहे, वही चीज क्या भाई अब गैर कानूनी होगी। फिर अगला, शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी, परंतु अंग्रेज अफसरों व नवाबों को अभी भी यह छूट मिली हुई। देखो भाई, जो अंग्रेजी अफसर थे, ठीक है, थे वो, और जो नवाब थे, जो राजा वगैरह थे, उन सबको छूट थी, भाई तुम करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अगला, जॉर्ज ड्यूल नामक अंग्रेज अफसर ने अकेले 400 बाघों को मारा था। ठीक है, ये शिकार मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुत्ता सिद्ध करने के लिए की जाती थी। देखो भाई, इन्होंने क्या किया, 400 बाघों को मारा। ठीक है, जो 400 बाघ है उनको मारा अकेले। अब सोचो भाई 400 बाघ एक साथ मारेंगे तो जंगल में बाघ की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई। ठीक, अगली बात करते हैं भाई कि वन विद्रोह क्या था। ठीक है, हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की, इसी को वन विद्रोह बोलते हैं। भाई अब क्या हुआ, जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों का जंगल था और उन्हीं को उस जंगल में नहीं जाने दिया जा रहा था। अब इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए उन सबने क्या बगावत करी। ठीक है, और ये जो बगावत करी, ठीक है, ये जो इनके खिलाफ खड़े हुए, इसी को क्या बोला गया भाई, इसी को वन विद्रोह बोला गया था। अगली बात करते हैं कि जो बस्तर के लोग, ठीक है, फिर बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है भाई, एक हमारा क्षेत्र है बस्तर, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर, ठीक है, और पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, और उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान। हाँ भाई, गोदावरी का मैदान है। फिर इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी बस्तर के पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये सारी बातें उसके बारे में बता रखा बस्तर क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला, बस्तर में मरिया, मुरिया, भतरा
हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते थे। शायद उसका समुदाय का नाम है, ठीक। तो ये शायद फिर अगली बात हमारे पास अभी अलग अलग जमाने बोलने के बावजूद, मतलब जमाने तक अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद इनकी रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। देखो ये बोला गया भाई कि जो बस्तर के जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोलते थे, और ये जो अलग अलग भाषा थी, ठीक है, वो सारे सारे हमारे पास के भाई लोग भले ही अलग जबान में बोलते थे, लेकिन इनके जो रीति रिवाज थे वो सारे सारे एक जैसे थे। फिर अगला, बस्तर के लोग हर एक गांव को उसकी जमीन को धरती माँ की तरह मानते थे, और धरती के अलावा नदी जंगल पहाड़ की आत्मा, हाँ भाई, आत्मा को भी उतना ही मानते थे। तो ये बता रहे जो बस्तर के जो लोग थे ये सारे सारे जंगल को, नदी को, इन सबको एक तरीके से मान लो कि एक इंसान की तरह ही मानते थे। फिर जो वापस नेक्स्ट है वो करेगी, एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, इसके बदले वह छोटा सा शुल्क करते हैं। देखो भाई, अगर करेगी, अगर कोई एक एक गांव है, ठीक है, ये किसी दूसरे गांव से कुछ भी लकड़ी फूल पत्ती कुछ भी ले जाएंगे, तो अगर ये कुछ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके बदले क्या है, इसको ये साथ में टैक्स देगा, ठीक है। फिर अगला है भाई, कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक गांव का मुखिया जुड़ते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साल की मीटिंग होती थी, ठीक है, और एक मीटिंग थी, इस मीटिंग में पहली बात देखी जाती थी भाई जो भी गांव का जो काम है सारा कौन संभाले। बेचर बस नेक्स्ट है कि इसको बोलते हैं ब्लेड डोंग डेंस्टेन, ठीक है। अब सुनो, क्या डचों ने पहले जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगाया, भाई लगान का मतलब टैक्स लगा दिया, ठीक है। फिर जो डच थे, डचों ने क्या किया, डच ने पहले जंगल में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध, हाँ भाई, भैंसे उपलब्ध काटने का काम मुफ्त में काटेंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले टैक्स लगाया था, ठीक है, मतलब कि जो डच थे ना, डच जैसे ब्रिटेन के लोग होते हैं, इंडियन के लोग होते हैं, वैसे डच है, ठीक है, डच के भी लोग थे, उन सबने क्या किया, पहले तो टैक्स लगाया, बाद में इसी टैक्स को क्या हटा दिया। फिर इस व्यवस्था को भाई ब्लेड डॉग डेंस्टेन कहा गया, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई कि जावा के जंगल में हुए बदलाव, भाई जो जावा का जंगल था उसमें जो भी बदलाव है उसकी बात करते हैं। फिर जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, ठीक। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। देखो भाई, ये होता कि भारत और जो इंडोनेशिया है, इनके जो भी वन के जो जंगल के कानून थे, जो नियम थे, उनमें बहुत सारी बातें एक जैसी थी। फिर 1600 में जावा अनुमानित आबादी 34 लाख थी, ठीक। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे, ठीक है। ये सारी बातें जावा के जंगल के बारे में। फिर भाई जावा के लकड़हार के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, उनके कौशल बगैर सागुन के हाँ भाई, कह रहे उनके कौशल के बगैर, मतलब कह रहे हैं कि जो जावा के जो लकड़हार है, मतलब ये काफी कौशल थे, पर उनके कौशल के बगैर सगुन की कटाई कर राजा का महल बनाना बहुत मुश्किल था। देखो भाई, ये जो जावा के जो लकड़हारे थे, ये पेड़ को इस तरीके से काटते कि भाई पेड़ अच्छा खासा कटता। फिर और बिना इनकी सहायता से, बिना इन लोगों की सहायता से भाई किसी भी पेड़ को काटना आसान नहीं था। फिर डचों ने 18वीं सदी में जंगल पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, तब इन्होंने भी कोशिश की तब इन्होंने भी कोशिश की कि किले पर हमला करके इनका प्रतिरोध किया जाए, लेकिन इस विद्रोह को दबा देगा। देखो भाई, बाद में क्या हुआ कि डचों ने 18वीं सदी में जंगल पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। जो डच लोग थे उन्होंने बोला भाई जंगल पे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, शुरू कर दिया। फिर तब इन्होंने भी कोशिश की, जो डच लोग हैं उन्होंने कोशिश करी कि जो महल वगैरह ना भाई उस पर हमला करेंगे, ठीक है, और क्या वहां पे हम अपना दबदबा बना लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए बात, ठीक है। फिर जावा में डचों द्वारा कानून बनाने के बाद, देखो भाई, जब डच लोगों ने कानून बना दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रामीणों का वन में प्रवेश निषेध कर दिया। जो गांव के लोग थे उन्हें बोला भाई अब तुम जंगल में नहीं जाओगे। दूसरी बात, वनों से लकड़ियों की कटाई विशेष कार्य जैसे नाव बनाने या घन बनाने, मतलब घन या फिर घर बनाने के लिए किया जा सकता था,
वह भी विशेष वनों से निगरानी। मतलब कि अब क्या है भाई, सिर्फ कुछ ही जंगल को काट के पेड़ मतलब कि जो घर वगैरह बनाने का काम वो कर सकते थे, लेकिन तुम सारे सारे जंगल काट रहे हो, ऐसा नहीं होता था। फिर अगला, मवेशी के चरण परमिट के बिना लकड़ियों की ढुलाई और वन के अंदर घोड़ा गाड़ी मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान था। भाई ये बोल रहा है कि अगर तुम लकड़ी मतलब कि बिना पूछे अगर तुम लकड़ी लेके जाते हो, मतलब कि जो मवेशी के मतलब कि चारण परमिट, मतलब परमिट के बिना अगर तुम लकड़ी लेके जाते हो फिर घोड़ा गाड़ी वहां पर चलाते हो तो तुम्हें क्या दंड वगैरह मिलेगा। भाई जो हमारा जो लास्ट बात है वो है कि समीनो विद्रोह किया। भाई तुम्हारा 4 मार्क्स में मोस्टली आता है क्वेश्चन। तो डचों के इस कानून के खिलाफ समीनो ने विरोध किया। समीनो एक तरीके के लोग हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कि जो डच लोग ने जो कानून बनाया, ठीक, उस कानून को लेकर बहुत ज्यादा विद्रोह किया। फिर भाई जो अगला बस है कि स्रोतिको समीन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनका मत था कि जब राज्य ने हवा पानी धरती जंगल नहीं बनाए तो यह उस भी कर नहीं ला सकते। देखो भाई अब ये कह रहे हैं कि जो मतलब जो स्रोती को समीन, ठीक है, न इस बात ये तो मतलब लोग हैं, ठीक है, ये जो मतलब समीनो, तो इसका पूरा बोलते हैं कि स्रोती को समीन मतलब समीन ने इन विद्रोह का नेतृत्व किया ना। बोला भाई कि ये जो मतलब कि जो तुम जो बिना बात के कानून बना रहे हो, डच लोगों से बोला, इन लोगों ने, समीनो डच लोगों से बोला, ये जो तुम बिना बात के जो कानून बना रहे हो, ठीक है, ये तुम हवा पानी धरती जंगल इन सब पे नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि तुमने नहीं बनाया है, ठीक है, ये प्राकृतिक है। तो भाई ये सारा हमारे पास था। और फिर लास्ट में दोबारा देखो ये जो एक छोटा टॉपिक है वो ये है कि विद्रोह के तरीके करते थे। जो पहला है, सर्वेक्षण करने आए डच के सामने जमीन पर लेटना। भाई वो सारे लोग जो जंगल का सर्वेक्षण करने आते थे, ठीक है, उन सब क्या है भाई उनके सामने जमीन पर लेट जाते थे। अगला बात है कि लगान या जुर्माना ना भरना। भाई किसी तरीके से पकड़ा गए तो जुर्माना भरते ही नहीं थे, बोलते भाई तुम्हें जो करना है कर लो। अगला कह रहा बेगार से इनकार करना। मतलब कि जो बेगार जो एक तो विधि बनाई, एक जो कानून बनाया, एक जो लॉ बनाया, ठीक है, उससे मना कर दिया। अगला, जावा पर जापानियों के कब्जे ठीक पहले डचों ने भस्म कर ना। देखो यार कि जावा पर जापानियों के कब्जे ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति के तहत, मतलब भाई नीति का नाम है, ठीक है, भस्म भस्म कर भागो नीति, ये पूरा नीति का नाम बनाया था, ठीक है, के तहत सागौन और आरा मिशन मशीनों के लट्ठे जला दिए ताकि वे जापानियों के हाथ ना पड़े। देखो भाई अब जो ये सारी सारी जो बातें बस इसमें ये बता रखा है कह रही कि जावा पर जापानियों के कब्जे हुए, ठीक, ठीक पहले डचों ने, जो डच के जो लोग थे वो भस्म कर भागो नीति, ठीक है, ये नीति अपनाई, ठीक है। इसमें क्या था कि जो मशीन वगैरह उसको जला देंगे फिर जाके भाग जाएंगे। फिर इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मूलन दोहराया। देखो भाई अब क्या हुआ, ये जो जापानी लोग थे, जापानी लोग ने क्या किया भाई, जापानी लोग ने अपने काम चलाने के लिए उनसे लकड़ी कटवाई, ठीक है, उसके बाद बोला कि भाई जो भी काम है तुम हमारे हिसाब से करो। अब सुनो, हमारे पास जो पहला पॉइंट है दोबारा भी बोलूंगा, जो तुम्हारे पास पहले जो वीडियो के नोट्स है, ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी, ठीक है, और जो तीसरा जो तुम्हारे पास कोई एडिशनल बुक है वो चौथा एमसीक्यू। भाई ये सारे के सारे तुम्हें ना अच्छे से करने हैं। अगर नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर मान लो भाई मेरे पास ना 100+ कमेंट आते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लिंक है वो तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, जिसमें नोट्स, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन, एडिशनल बुक के क्वेश्चन और जो एमसीक्यू, ये सारे सारे एक जगह मिल जाएंगे। फिर देखते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।